एलिमिनेशन रिएक्शन चल रही थी, इवन रिएक्शन। तो उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बनाए थे। बताओ इवन रिएक्शन का क्या होता है? इवन रिएक्शन बताओ क्या होता है? इवन रिएक्शन पहला स्टेप बताओ क्या होता है? लीविंग ग्रुप निकलता है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है? कार्बन एटम बनता है। तीसरा स्टेप क्या होता है? उसमें कोई बेस बगल वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देता है ना। अच्छा, जो कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसका रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर जहां जहां कार्बोकेटाइन बनता है वहां रीअरेंजमेंट क्या है? पॉसिबल। ठीक है, वहां ये था हमारा इवन रिएक्शन। इसका मैंने ग्राफ बनाया था कि नहीं? ग्राफ भी बनाया। जैसे एक इवन रिएक्शन अगर पूछना 3 डिग्री की बताई थी, इसकी बताई थी सर 3 डिग्री। 3 डिग्री। जैसे कि शायद अगर मैं बताऊं CH3 C CH3 CH3 Cl, ये बताई थी हैं? इसके आगे sp3 कार्बन और Cl से पहले कार्बन। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। फिर इसमें हम रिएजेंट जीतेंगे वो कैसे लेंगे? वीक बेस। जो वीक बेस होगा जैसे कि इथाइल अल्कोहल है ना, और अगर हीटिंग भी लगा दूं तो इवन रिएक्शन। तो पहले तो Cl निकलेगा, Cl निकलेगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अगले स्टेप में जो बेस है ETOH वो क्या करेगा? अपने लोन पेयर से बगल से H+ निकाल लेगा, जिससे कि हमारी क्या बन जाएगी? एल्कीन। यहाँ से निकला तो यहाँ बन गई एल्कीन। ये हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन बन जाएगा। ये थी हमारी इवन रिएक्शन। इसके जो पॉइंट्स थे मैंने लिखा दिए थे। अब इसका ग्राफ देख लो आकांक्षी शर्मा। उसमें ये स्टेप कौन सा स्लो स्टेप है? कार्बोकेटाइन का जो बनना है लिविंग ग्रुप जहाँ निकलता है, ये हमारा RDS स्टेप है। RDS कार्बोकेटाइन का बनना। जनरली कार्बोकेटाइन का बनना वाला जो स्टेप होगा वही हमारा क्या होगा? सर वॉइस इज वेरी लो, आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं तो आवाज तो ठीक है। वही हमारा RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही हमारा डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाओ। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलेगा, हटा उसको। पहले स्टेप में देखो ये रहा हमारा, यहाँ से रिएक्टेंट स्टार्ट होगा। रिएक्टेंट हमारा क्या है? CH3 का होल थ्राइस C। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी पहली ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा होगा? जो CH3 का होल थ्राइस है इसमें से क्लोरीन निकल रहा होगा पार्शियल नेगेटिव के साथ, और कार्बन का कौन सा आ रहा होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना? ऐसा है ना, CH3 का होल थ्राइस CCl, ये है ना C भी तो है। CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ से Cl निकल रहा होगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। पहला इंटरमीडिएट बनेगा, तो जो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या होगा? कार्बोकेटाइन CH3 का होल थ्राइस कार्बन प्लस। ठीक है, अगले स्टेप में उसको क्या अप्रोच करेगा? अगले स्टेप में उसको या तो वाटर या अल्कोहल कुछ भी अप्रोच कर सकता है ना। अगले स्टेप में CH3 का होल थ्राइस कार्बोकेटाइन को, है ना, इसमें जो बगल वाला हाइड्रोजन है उसको अप्रोच कौन करेगा? इथाइल अल्कोहल ETOH बगल वाले हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, जिसकी वजह से फाइनल हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा CH3 का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी एल्कीन बनेगी। ठीक है, प्लस ET, इसने H लिया है तो क्या हो जाएगा? ETOH का होल थ्राइस प्लस, और Cl भी तो निकला है और यहाँ निकल जाएगा Cl माइनस। ये तीन इसका सीधा ही एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एल्कीन आएगी और एक बेस और एक जो लिविंग है। ठीक है, फिर वो तो
स्टीरियो अब एक डालो इसी में इस पॉइंट बना के लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इवन रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इवन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब समझ ला कितने आइसोमर बनेंगे एक रिएक्शन कराने पर। तो जैसे मैं ये क्वेश्चन देता हूँ तो बताना इसमें कितने आइसोमर बनेंगे। एक मेरे पास है CH3 और यहाँ CH2, यहाँ पर CH, यहाँ Br और ये CH3, ये मैंने रिएजेंट दिया है ना। और इस पर आपको इवन मैकेनिज्म करानी, इवन रिएक्शन करानी। तो बताओ प्रोडक्ट क्या करते हैं, बना के दिखाओ क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। मेरा बॉक्स देखा, बॉक्स रखा हुआ है। देखो पहले तो इसमें बीटा हाइड्रोजन लिखो, ये तो अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा, समझ गए होंगे बीटा कौन सा जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जो मोस्ट है, मेजर होगी माइनर होगी जहां पर लेस एल्काइल प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो उसमें दो प्रोडक्ट बनने चाहिए, एक तो बनना चाहिए एक बार, अच्छा पहले तो लिविंग ग्रुप चला जाए तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 CH कार्बोकेटायन और CH3। अब देखो दोनों में से कोई सा बीटा है, अकॉर्डिंग टू सिग्नल कौन सा जाना चाहिए, लेफ्ट वाला जाना चाहिए, है ना। तो ये ज्यादा सिक्योर लिविंग भी ये बनना चाहिए, है कि नहीं। और अगर ये बनेगा तो अगर ये इधर का निकालो ना, ये तो हमारा अल्फा था, इधर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन ये वाली एल्कीन कैसी है हमारी, माइनर, ये वाली एल्कीन कैसी है हमारी, मेजर।
लेकिन आप ईमानदारी से बताओ ये जो एल्कीन बनेगी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इसमें हमारे दो प्रोडक्ट होंगे, एक होगा सिस एक होगा ट्रांस, है ना? एक्चुअल में ये दो होंगे, देखने में एक लग रहा है कौन कौन से, एक बार CH3 दोनों एक तरफ है कि नहीं, एक तो सिस और एक बार CH3 दोनों अपोजिट साइड। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया हमारा सिस, ये कौन सा प्रोडक्ट हमारा हो गया हमारा ट्रांस। तो एक हमारा सिस प्रोडक्ट है, एक हमारा ट्रांस। अल्टीमेटली इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं बता ये रहा था कि ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं ये कैसे बनते हैं। मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट बना देता हूँ, फिर एक बार सिस्टम लिखता हूँ, तो ये कैसे तो बने होंगे, तो वो ऐसा बनेंगे। ये समझने वाली बात है। आप ये देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए, इस कार्बोकेटायन को भाई ब्रोमीन निकलने के बाद इस कार्बोकेटायन को ध्यान से देखिए, बताओ इस कार्बोकेटायन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp2 है नहीं है? कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होता है, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो खाली p ऑर्बिटल भी होगा। मैंने बताया था जून से जहां से स्टार्ट की थी, जब भी कार्बोकेटायन होता है उसके पास एक खाली p ऑर्बिटल होता है। तो आप जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाया। अब देखो जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, रेड कलर का कार्बन, इसके पास खाली p ऑर्बिटल है, और इसके पास ब्लू कलर का एक CH3 लगा हुआ, और इसके पास व्हाइट कलर का एक हाइड्रोजन लगा हुआ। देखो कार्बोकेटायन है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास CH3 लगा हुआ है, इसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसकी स्ट्रक्चर sp2 है। तो आपको इसके सराउंडिंग sp2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये तो दिख रहा है, sp2 ट्राइहेड्रल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो ये इसके सराउंडिंग sp2 दिख रहा है, दिख रहा है? ये वाला कार्बन, ये वाला, इसके पास एक CH3 है, ब्लू कलर का CH3 है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक, एक कंडीशन में क्या है, इधर भी CH3 इधर भी CH3 है कि नहीं, और कौन सा हाइड्रोजन, या तो ये वाला निकाल ले या ये वाला, कोई सा हाइड्रोजन निकाल, बीटा, ये दोनों ही बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला निकाल ले, ये वाला निकाल ले। अगर ये वाला निकाला तो दोनों CH3 सेम साइड रह जाएंगे, जिससे कौन सी स्ट्रक्चर जनरेट होगी, सिस। और अगर मान लो भाई इस बॉन्ड के अराउंड ये सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन हो सकता है, मान लो रोटेशन हो जाए, रोटेशन चल रहा होगा, मान लो इस केस में अगर निकले तो, अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन निकला या निकला, तो इस केस में CH3 दोनों कैसे रह जाएंगे, अपोजिट। तो कौन से फॉर्म बनेगी, ट्रांस। तो कुल मिलाकर मैं जो प्रोडक्ट लिखने के बाद एक बार लिख देता हूँ कि भैया एक बार सिस एक बार ट्रांस है, इसे देख के नहीं यार इसका अटैक इस तरीके से होता है कि एक बार प्रोडक्ट सिस बनता है, एक बार प्रोडक्ट ट्रांस। ठीक है, तो इस तरीके से है, और इसको लिखो, है ना? तो अगर मैं इसको दिखाऊं ना, इसको 3D में दिखाऊं, 3D रिप्रेजेंटेशन, उसका मैं 3D रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, 3D रिप्रेजेंटेशन भी बना लो, है ना? इसको दो तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन मैंने अंदर की तरफ बना दिया, डैश डैश का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन, है ना? और एक बना दिया मैंने सॉलिड, इसका मतलब क्या है, CH3। फिर इसके पास एक कार्बन है और मुझे सिस फॉर्म बनानी है, तो ये वाला CH3 अगर ये सॉलिड है तो दूसरा भी CH3 किसका होगा, सॉलिड का होगा ना। अभी तो दोनों CH3 एक साइड आएंगे कि नहीं आएंगे, है कि नहीं? एक हाइड्रोजन तो इसकी प्लेन नहीं होगा और दूसरा हाइड्रोजन बचेगा वो किस लाइन पर होगा, डैश। तो इससे जो यहाँ जो बीटा हाइड्रोजन निकलने पर जो फॉर्म जनरेट होगी वो कौन सी होगी, सिस, क्योंकि दोनों CH3 कैसे हैं, बाहर की तरफ। ठीक है, और इसकी दूसरी फॉर्म बनाओ, दूसरी फॉर्म में इसकी हम बना रहा हूँ, वो ग्रीन कलर बना देना सेम। कार्बोकेटायन को कैसे रहने दिया, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा डैश और ये हमारा CH3। इस बार का CH3 को पीछे ले गया इस वाले कार्बन पर, तो पीछे होगा तो डैश डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डैश डैश। तो फिर आगे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, बाहर की तरफ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, और प्लेन में हाइड्रोजन। इस बार CH3 देखो अपोजिट साइड है कि नहीं आएगी, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांस। ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलने से, ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलने से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सिस।
तो ये दोनों इंटरमीडिएट फॉर्म बना लो कि भैया अगर इन दोनों इंटरमीडिएट फॉर्म पर अटैक होगा तो एक बार सिस्टम बनेगी, एक बार ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ऐसा पूछूं मुझे आंसर लिख के दिखाओगे? हाँ जी बताओ आकांक्षी, क्लियर है? एक क्वेश्चन और दो, एक क्वेश्चन और। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा है CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 C CH3 और इसी पर लगा है Cl और यहाँ पर CH2 और CH3। इसकी इवन रिएक्शन करानी है, प्रोडक्ट बोल दिया, इवन रिएक्शन करानी है इसकी, इवन रिएक्शन करनी है। और बताओ क्या करेंगे? सीधा प्रोडक्ट लिखो, आपको इंटरमीडिएट करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो रिटर्न डायग्राम जो बनाया था 3D वाला वो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रोडक्ट लिखो, एक बार से एक बार ट्रांस अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस। हो गया? तो बताओ पहले तो अल्फा बीटा लिख लो, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। कौन सा वाला जाना चाहिए? लेफ्ट वाला निकाल जाना चाहिए, राइट वाला जाना चाहिए? लेफ्ट वाला। बीटा हाइड्रोजन जाएगा, पहले HCl निकालो, पहले तो कार्बन रिटर्न बनाओ। कार्बन रिटर्न बनाया CH3 CH2 CH CH3 C CH3 CH2 CH3, ये बना कार्बन रिटर्न। अब इसमें बीटा हाइड्रोजन निकालना है तो आपको पता है लेफ्ट वाला जाएगा, है क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू zigzag रूल। तो यहाँ से क्या चला जाएगा तो एल्कीन क्या बनेगी? CH3 CH2 C CH3, यहाँ डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। समझ गए होंगे? इसके दो फॉर्म बनेंगे ना, एक सिस और एक ट्रांस। एक बार दोनों CH3 सेम साइड, एक बार दोनों CH3 अपोजिट साइड। चाहे तो इसकी रेफरेंस ले लो, एक बार इथाइल सेम साइड, एक बार इथाइल अपोजिट साइड, कोई एक रेफरेंस ले लो आप, है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये लिखा मैंने CH3, ये लिखा मैंने CH3। और अगर सेम ग्रुप ना हो तो EZ सिस्टम फॉलो करते हैं। मान लो अगर सेम ग्रुप वाला सिस्टम हो तो EZ पर एक बार E एक बार Z, ये बना एक बार सिस एक बार ट्रांस। हमें ऑर्बिटल डायग्राम से तो आपको समझाई दिया कैसे ये बना होगा। तो ये ऐसे थोड़ा ना बनता है कि पहले प्रोडक्ट बनता है फिर एक बार सिस प्रोडक्ट जाता है, ऐसे नहीं होता। ये अटैक ही ऐसे तरीके से होता है कि एक बार सिस बनना होता है, एक बार ट्रांस बनना। ऐसे नहीं, एक बार प्रोडक्ट बनाया फिर ये अपना खुला, एक बार सिस बन गया फिर बंद हुआ फिर खुला फिर ट्रांस चला गया। ऐसे नहीं, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ही इस तरीके से बना है कि एक बार सिस अटैक हुआ है, एक बार दो फुल लेवल दो प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवन रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग इवन रिएक्शन।
सर वी हैव टू काउंट माइनर व्हाइल आंसरिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। जब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेगा तो आपको दोनों बताने हैं, जब आपको सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेगा तो आपको मेजर बताना, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की बात करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर पूछेगा, लेकिन अगर वो बात कर रहा है कि कितने बनेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री दो बनेंगे। दो कौन कौन सा? एक ट्रांस और एक सिस, ठीक है। काउंटिंग पूछेगा तो हमें से स्टीरियोकेमिस्ट्री को ऐड करें। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। पहला फैक्टर्स इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, सेम फैक्टर SN1 SN2 में शायद स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट सेम मैंने E1 में E2 में भी कराया है। तो आपको क्या लगता है कौन से एल्काइल हैलाइड के केस में, कौन से एल्काइल हैलाइड के केस में स्ट्रक्चर ज्यादा सब्स्टिट्यूट करते हैं? इसमें लिख दे रहा हूं 3 एल्काइल हैलाइड लिख दे रहा हूं, 3 डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री। पहले मैं लिख दे रहा हूं 3 डिग्री, ये रहा कार्बन, इसके लगा है Cl, फिर यहाँ लिख दिया मैंने R1। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू लिख देता हूँ CH3 C CH3 Cl CH3, देखो ना 3 डिग्री CH3 CH CH3 C, ये 2 डिग्री CH3 CH2 C, ये 1 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री का हैलाइड, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है ना। मिथाइल वाला तो देगा ही क्योंकि कम से कम बीटा कार्बन होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। लेकिन जब मैं SN1 कराता था उसको लिखता था, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक ही कार्बन पर होती है, एलिमिनेशन 2 पर होती है, एक लीविंग ग्रुप का और एक बेस वाला, ठीक है। तो बताओ आप मुझे बताओ, यहाँ से Cl निकालो, यहाँ से Cl निकालो, यहाँ से तो जो एल्कीन बनेगी उसमें अल्फा हाइड्रोजन किसमें सबसे ज्यादा आ सकते हैं? ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड दो, देखो दो एल्काइल ग्रुप होंगे कि नहीं होंगे? एक ही होंगे, इसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप मिलेगा, इसमें एक डिग्री। तो बताओ किसमें फास्ट होगी? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिख लो कि एल्काइल इवन रिएक्शन की रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट देता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल। कोई समझाने की जरूरत थोड़ी, एग्जांपल समझा देते हैं। क्या कहते हो भाई? 1 डिग्री एल्काइल, नेक्स्ट हटा दो इसको। इसके बाद स्ट्रेंथ या इफेक्ट ऑफ बेस, बेस का इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ बेस या फिर रिएजेंट। मुझे बताओ इवन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट हमें चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए, वीक चाहिए? वीक चाहिए है ना, वीक बेस की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि अटैक बाद में होता है, और इसके लिए दो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, एक तो H2O होता है और दूसरा इथाइल है। जनरली इवन रिएक्शन में ये दोनों फेवर किए जाते हैं, ये इवन रिएक्शन को फेवर करते हैं अल्कोहल विद, ठीक है। थर्ड लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, बताओ लीविंग ग्रुप, ये फैक्टर शायद SN1 SN2 में पढ़ा है ना, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। एक मेरे पास RI है, एक मेरे पास RBR है और एक मेरे पास RC है। बताओ सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? इसका आंसर तब से ही चला रहा है क्योंकि लीविंग ग्रुप को तो हर रिएक्शन में निकलना है, चाहे वो SN1 हो, चाहे SN2 हो, चाहे E2 हो, चाहे E1 हो, सब में लीविंग ग्रुप को अल्टीमेटली निकल के जाना है। ठीक है,
चलो फोर्थ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर बताओ कैसी होनी चाहिए? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक तो होते हैं पीपीएस और एक होते हैं पीएस। आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? पीपीएस। भाई आप देखो ना, H2O पीपीएस ही कहूँ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? जैसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो आप मुझे बताओ ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके की तो बनी थी। बताओ, ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता था? Cl निकल के जा रहा। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? Cl निकल के जा रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ कोई ऐसा सॉल्वेंट डाल दूं जो नॉन तोड़ने में मदद करके रिएक्शन करंट बढ़ जाए, बैक साइड अटैक थोड़ी ना होना है ना? अगर मान लो मैं वाटर डाल देता हूँ तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उसको पकड़ कर खींचेगा, इससे तो फायदा होने वाला है, मजा आ जाएगा। और कैटायन को भी वाटर सोल्वेट करेंगे, है ना? यहाँ नेगेटिव है तो हाइड्रोजन से, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ ऑक्सीजन से। तो कुल मिलाकर पीपीएस सॉल्वेंट फेवर करेंगे, पोलर कोटिंग सॉल्वेंट लीवर रिएक्शन। ठीक है, पांचवा फैक्टर लिख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया, अकॉर्डिंग टू डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो डेल्टा जी कैसे होना चाहिए? नेगेटिव। मुझे बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा जी के नेगेटिव होने के चांस आ गए, कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना? अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी? टेम्परेचर बढ़ने पर सब्स्टिट्यूशन भी तो हो सकती है। अगर ये E1 है तो SN1 भी तो हो सकती है। गौर करो, SN1 और E1 का पहला स्टेप सेम है, कार्बोकेटायन का बनना। दूसरे स्टेप में फर्क आ रहा, दूसरे स्टेप में सब्स्टिट्यूशन में जहां से कार्बोकेटायन निकला है वहां पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, एलिमिनेशन में बगल वाले बीटा पर आया। ये तो फर्क है, बाकी SN1 E1 एक साथ चल रही है, लेकिन टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे तो कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? एलिमिनेशन। ये चीज मैंने बताई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन में पार्टिकल प्रोडक्ट तीन मिलते हैं, एक तो एल्कीन मिलती है और एक सॉल्वेंट के साथ और एक जो लिक्विड ग्रुप मिला है। जबकि सब्स्टिट्यूशन में क्या मिलता है? जो हटाया एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, जहां से हटाया वही आगे वहां पे, है ना? ज्यादा स्पीसीज कहां पर मिली है? एलिमिनेशन। तो ज्यादा स्पीसीज मिलेंगे तो एंट्रोपी भी क्या होगी? ज्यादा। तो ये भी किसको फेवर कर रही है? डेल्टा जी नेगेटिव। इसलिए हाई टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन फेवर कराते हैं? एलिमिनेशन। तो आप इसको लिख लो, अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन हाई टेम्परेचर फेवर्स E1 रिएक्शन। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए SN1 और E1 में, क्योंकि SN1 और E1 की सॉल्वेंट सेम होंगे, तो आपको फर्क करना पड़ेगा। टेम्परेचर मदद करेगा आपको फर्क करने में। ठीक है, हाँ जी, क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताओगे? E1 रिएक्शन के दो क्वेश्चन है, E1 सी रिएक्शन पर है। पहला क्वेश्चन है बेंजीन, हीटिंग लगा दी, समझ गए? हीटिंग और एल्कोहल लगा दी, समझ गए? कौन सी रिएक्शन करानी है? बताओ कौन सी डिग्री का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री का। तो SN1 खराब है, SN1 भी हो सकती है ना।
So this is the edge. ठीक है. H2O. ठीक है. H2O हीटिंग. आंसर क्या होगा? फर्स्ट का
पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले देखो इवन रिएक्शन है, पहले Cl निकलेगा, कार्बोकेटायन आएगा, फिर शिफ्टिंग होगी और मिथाइल इधर शिफ्ट होगी, पूरा मिथाइल शिफ्ट, और जो कार्बोकेटायन आ रहा है उसको रेजोनेंस मिलेगा बेंजीन से, तो वो स्टेबल होगा, जिसकी वजह से अब हम आगे रिपीट करेंगे और आप समझ गए होंगे कहाँ से निकलने वाला हाइड्रोजन। यहाँ से निकल जाएगा बीटा हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा बेंजीन बीच होते हैं, तो ये बेंजीन रिंग कार्बन डबल बॉन्ड CH, CH पर क्या है CH3, इस पर क्या है CH3 और इस पर क्या है CH3, ये आया आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही ना, ये निकालना पर दो सीएस क्लियर है, एक से एक ही प्रूव करना पड़ेगा, स्टूडियो भी पूछे तो एक ही बनेगा सर। इसमें अगर यहाँ से Br हटा, ये कार्बोकेटायन आया, शिफ्टिंग होती की नजर आ रही है, शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी बताओ। एक डाउट है फर्स्ट में, हाँ पूछो। सर एल्कीन की स्टेबिलिटी देखिए नए प्रोडक्ट बनाते टाइम, हाँ वो अगर हम ना जो कार्बोकेटायन का वो उस बीच वाले फाइल से हम करते हैं हाइड्रोजन वहाँ पे बनाते हैं तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो जाती नीचे वाला वो तो सिर्जेव का हाफ में हो जाएगा ना, नहीं, लेकिन वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो जाएगी। तो रेजोनेंस तो ये डिस्टेंस पाई सिग्मा पाई, नीचे यहाँ भी पाई सिग्मा पाई, वो भी है पाई सिग्मा पाई, लेकिन कौन सी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सिर्जेव, हाफ मैन बनेगा वो माइनर होगा। हाँ जी, इसमें शिफ्टिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ का हाइड्रोजन हो जाता है, H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर H माइनस शिफ्ट होगा तो बताओ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH2 CH3 और आप समझ गए होंगे। अब क्या ये अल्फा कार्बन ये बीटा, यहाँ से निकल जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ से निकलेगा तो एल्कीन समझ गए होंगे क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, ठीक है। बताओ आकांक्षी एंड साक्षी रोजवाल क्लियर है, ये हो गया था क्या। थर्ड बताओ, Cl निकलेगा यहाँ से, कार्बोकेटायन आएगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट बताओ पहले हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं या मिथाइल शिफ्ट कराऊं, दो है इस बार है ना, शिफ्टिंग का पैटर्न बता रखा ना मैंने, तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिर मिथाइल, फिर फिनाइल, ऐसा ऑर्डर बताया था, H शिफ्ट होकर यहाँ, तो बताओ क्या आएगा बेंजीन रिंग, यहाँ कार्बोकेटायन, फिर यहाँ CH3, यहाँ CH2 और CH3, अगले स्टेप में ये अल्फा और ये बीटा और नीचे वाला भी बीटा, यहाँ से निकालोगे तो सिर्जेव, नीचे निकालोगे तो हाफ मैन, इतना कौन सा प्रोडक्ट बनाना है सिर्जेव, वहाँ से एल्कीन निकालेंगे जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती हो, वहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती हो, जहाँ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आते हो, स्टेबल दी एल्कीन मोस्ट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ से निकालो Cl, तो कार्बन पर पॉजिटिव आया, तो कार्बन पर पॉजिटिव आया तो बताओ शिफ्ट रीअरेंजमेंट होगा क्या, यहाँ तो रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग के बगल में जब भी पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा रिंग एक्सपेंशन है ना, रिंग इधर सिमेट्रिकल है तो इधर से भी कर लो, रिंग एक्सपेंशन करना मैंने सिखा रखा है, जैसे रिंग को तोड़ो, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव और इसको जोड़ दो है ना, और बिल्कुल ऐसे लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज ताकि कंफ्यूजन नहीं ना, बाकी में इसको सीधा हम बाद में कर लेंगे, सीधा हम बाद में कर लेंगे। अब पहले नंबरिंग करके इसको सही रिंग बना लो, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग है तो बनाओ 5 की रिंग, ये मैं ऐसे बना सकता हूँ 5 की रिंग, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, नंबरिंग आपको खुद बताएगी
कौन सी चीज कहाँ पर है बताओ। कार्बन नंबर 1 पर एक कार्बन की चेन है CH3, कार्बन नंबर 5 पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन नंबर 5 पर एक CH3 है, ठीक है। तो ये आ गया। क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है? मुझे लगता है रीअरेंजमेंट कराने से फायदा है, तो यहीं पर एल्कीन है ना। अब किस साइड एल्कीन बनेगी? ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो कहाँ जाएगी बताओ? ऊपर, क्योंकि ऊपर CH3 ज्यादा एल्काइल मिलेंगे, तो इसमें दो एल्कीन बन सकती है। हम कौन सी बनाएंगे? सिडजेड, क्योंकि अल्फा बीटा करो आप, हमेशा अल्फा बीटा करो, अल्फा बीटा बीटा। तो ऊपर वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ तो ये वाली एल्कीन आएगी, नीचे वाले अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ तो ये वाली एल्कीन आएगी। अब आप खुद समझदार हो कि कौन सी मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। ये प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर। ये दोनों कंपाउंड स्टीरियो नहीं है, ये दोनों कंपाउंड स्टीरियो नहीं है, ये तो अकॉर्डिंग टू सिडजेड है तो हाफ में है। तो हमारा ऊपर वाला मेजर होगा क्योंकि इसमें ज्यादा एल्काइल होगा। हाँ जी बताइए। तो ये क्या बताया मैंने आपको? अच्छा ये तो क्वेश्चन चल रहे तुम्हारे हो गए सारे, है ना? तो सारे क्लियर है? और कोई क्वेश्चन आगे तो कर दोगे? हाँ भाई चलो अब कुछ कॉम्बिनेशन कर लेते हैं जरा। तो SN1 भी होगी, SN2 भी होगी, E1 भी होगी, E2 भी होगी, सारी रिएक्शन होगी ना। अभी थोड़ा मिक्स अप कर देते हैं, हटा दो भाई। चलो मैच रख लेते हैं E1 वर्सेस E2, E1 वर्सेस E2 टेबल बना लेंगे। एक में E1, एक में E2, एक में फैक्टर। यहाँ तो लिखिए मैंने फैक्टर, क्या क्या फैक्टर में डिस्कस करूँगा। फैक्टर तो डिस्कस कर चुके हैं, बस आपसे भी बताना। यहाँ मैं लिख देता हूँ E1 तो यहाँ लिख देता हूँ मैं E2। पहला फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। फैक्टर नंबर 1 सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। मुझे आप ये बताओ E2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट का ऑर्डर बता, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर का ऑर्डर बता सकते हो? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बताओ क्यों? क्योंकि E2 रिएक्शन ऐसे ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरती है जिसमें कि एल्कीन कैरेक्टर डेवलप होता है, और एल्कीन क्या चाहती है कि वो एल्कीन मिले जो ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो, कि वो एल्कीन मिले जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं क्या आएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और E है ना। अरे ये तो हाँ, ये तो E1 का बताया, सही है, मैंने E2 का बताया है ना। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। E1 रिएक्शन कार्बोकेटायन बनाती है, और कार्बोकेटायन कहता है 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर हमने पढ़ा है स्टेबल दी इंटरमीडिएट फास्ट रिएक्शन। इसमें भी ऑर्डर क्या आएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों में भी अच्छी खास बात है, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो E2 फेवर होगी, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। भाई यहाँ इस ऑर्डर की आने की वजह क्या है? इस ऑर्डर के आने की वजह क्या है बताओ? ये ऑर्डर मैंने किसके हिसाब से दिया है? स्टेबिलिटी ऑफ किसकी? कार्बोकेटायन, है कि नहीं? और ये ऑर्डर किसके हिसाब से दिया है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन में एल्कीन फैक्टर डेवलप हो जाता है। देखो आंसर एक है लेकिन दोनों का रीजन अलग है। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ, अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो आप किसको फेवर करेंगे? E2 को, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, इसमें लिख लो नोट, इफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दोनों कॉलम में लिख देता हूँ, इज गिवन, then E2 reaction is favorable। E2 reaction favorable क्यों? समझ गए होंगे, because बताओ क्यों? 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री में
ओड फैक्टर भी डिसाइड कर, 3D लीग टू लीग ओड फैक्टर है ना डिसाइड करने के लिए। अब ये कितने फैक्टर देख पता है मैंने, और भी तो फैक्टर है, सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बताइए कि रिएक्शन इवन होगी क्या इवन। ठीक है, दूसरा फैक्टर अगर मान लो रिएक्शन हो, दूसरा फैक्टर बेस, बेस के ऊपर क्या करंट करोगे, तो आप मुझे बताओ बेस E2 में कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और E1 में कैसा होना चाहिए, वीक बेस, है ना। और अच्छा जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी कंसंट्रेशन भी कैसी होनी चाहिए, हाई, क्योंकि मुझे बताओ रेट क्या होता है, K Rx और बेस दोनों की पावर के बराबर होता है। अगर बेस की कंसंट्रेशन होगी तो रिएक्शन रेट ज्यादा होगी नहीं होगी, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बेस भी कैसी होगी, हाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस हाई, है ना। अच्छा बेस की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा कैसे बनाई जा सकती है, एक तो सॉल्वेंट ले लेंगे ना, सॉल्वेंट के साथ बाहर से अगर कोई चीज मिला दी जाए तो बेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब भी याद रखें, जब भी एरो के ऊपर सॉल्वेंट के अलावा कोई एक्सटर्नल बेस लिखा हो मतलब रिएक्शन E2 है, बाहर से बेस मिलाया गया है, कंसंट्रेशन बढ़ाई गई है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन E2 होगी, है ना। मतलब एक्सटर्नल ऐड किया गया है, एक्सटर्नल बेस इज ऐड। जब भी एक्सटर्नल बेस आपको ऐड होता नजर आए तो कौन सी रिएक्शन कराएंगे, वहां तो वीक है आपको पता है, वीक में क्या होगा, सॉल्वेंट खुद ही बेस बनेगा, है कि नहीं, solvent act as base itself, solvent खुद बेस की तरह काम करेगा, solvent act as base itself, ठीक है। थर्ड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप में तो दोनों ही एक बात है कि जिसमें लिविंग ग्रुप बनेगा दोनों रिएक्शन फास्ट होगी, लेकिन लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो पोलराइजेशन क्रिएट होगा नहीं होगा, पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा तो पीछे पॉजिटिव छोड़ के जाएगा तो नेगेटिव डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मतलब पोलराइजेशन लिविंग ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, जब भी लिविंग ग्रुप जाएगा तो चार्ज पीछे छोड़ के जाएगा, है ना। अच्छा कौन सी ऐसी रिएक्शन में है E1 और E2 में से जिसमें आपको चार्ज का डेवलपमेंट देखने को मिलता है इंटरमीडिएट में, E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन बार बार पॉजिटिव चार्ज बनता है, उसको फिर सॉल्वेंट उसको सॉल्वेंट करके स्टेबल करता है, लिविंग ग्रुप को भी सॉल्वेंट मिलकर स्टेबल करता है। स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, सॉल्वेंट ने क्लोरीन को घेरा, सॉल्वेंट ने कार्बन को घेरा, दोनों ने तोड़ के उसको अलग किया, मतलब E1 रिएक्शन में पोलराइजेशन आ रहा है ना, और पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा जब लिविंग ग्रुप जल्दी निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी प्लस माइनस भी होगा, तो मतलब अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है, मान लो अगर आयोडीन है तो सारी कंडीशन सेम ही है तो आप E1 कर लो, क्योंकि आयोडीन जल्दी निकलेगा, पोलराइजेशन ज्यादा आएगा, पोलराइजेशन ज्यादा आएगा तो रिएक्शन E1 की होगी, है ना। वैसे तो लिविंग ग्रुप दोनों में ही है, दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप होना रिएक्शन को फास्ट करेगा, लेकिन उसमें भी अगर बेटर लिविंग ग्रुप है तो कौन सी रिएक्शन फिर होगी, E1, है ना। इफ good living group is given then कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, E1 रिएक्शन इज फेवर्ड ड्यू टू, बताओ किसकी वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन है, आयोनाइजेशन, ड्यू टू आयोनाइजेशन और पोलराइजेशन on removal of living group, E1 आपको फेवर करता है। नेक्स्ट फिर लास्ट फैक्टर फोर्थ, सोलवेंट, पहले सोलवेंट बता दो, सोलवेंट का आइडिया होगा, सोलवेंट आप क्या चाहते हो, E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बने, E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन गया, अगर आपको स्टेबल रखना है तो आप सोलवेंट कैसे चाहोगे, PPA सीरीज,
तो यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा लेते हैं PPS, और यहाँ पे E2 में कितना कौन सा लेते हैं PS। PPS में कौन कौन आते हैं H2O, E2OH। PS में कौन से आते हैं DMS और डाइमिथाइल ऑक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, या फिर एसीटोन CH3COO है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये E1 में E2 था। ठीक है, अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन में भी मैंने कराया था E2 वर्सेस SN2, कराया था E2 वर्सेस SN2। तो मैंने 3 कॉलम बताई थी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बराबर बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रेटर देन बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस देन बेसिसिटी। मैं बताता कौन है E2 करानी है, SN2 करानी है। E1 E2 का हो गया, E2 S2 को SN2 का हो गया, क्या बचा E1 SN1 बचा। और लिख लो E1 वर्सेस रिमोट कर लो। यस, टेम्परेचर दोनों में जाता होगा क्योंकि दोनों में एलिमिनेशन प्रोडक्ट से है। देखो E1 वर्सेस नेक्स्ट E1 वर्सेस SN2। E2 SN2 तो हो गया था, यस, पर E1 E2 भी करा देते हैं। तो पहला बेटा आपने लिखी सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, फिर से कॉलम बनाओ, फैक्टर्स यहाँ E1 SN2, यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स, यहाँ लिखेंगे E1, यहाँ लिखेंगे SN2। तो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, मुझे आप ये बताओ क्या दोनों की रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है ना, और दो, इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर में क्योंकि कार्बोकेटायन, अच्छा दोनों रिएक्शन का पहला स्टेप सेम है क्योंकि दोनों में कार्बोकेटायन है, दूसरे स्टेप में फर्क है। E1 में बीटा कार्बन साइड से निकल जाएगा और SN1 में जहां से लिविंग ग्रुप निकला है, जहां कार्बन है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। ये फर्क है, पहला स्टेप से दूसरे स्टेप में फर्क। E1 रिएक्शन, अच्छा क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो ये आ रहा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यहां भी ऑर्डर क्या आएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1, मतलब अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो चांस है कि वो E1 भी ले सकता है SN1 भी ले सकता है। अगर 2 डिग्री है तो 3 डिग्री ज्यादा फास्ट होगा, चाहे वो E1 की बात करें चाहे वो SN1 की। लेकिन अगर इन दोनों में टक्कर हो जाए कि 3 डिग्री है तो बताओ E1 होगी SN1 होगी, 2 डिग्री दिया हुआ तो बताओ E1 होगी SN1 होगी। तो अभी सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल डिसाइड हो गया, 3 डिग्री पास देगा, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल 2 डिग्री अल्काइल 1 डिग्री अल्काइल, ये डिसाइड हो गया कि किसमें फास्ट होगी 3 डिग्री। लेकिन जब 3 डिग्री अल्काइल कर गया तो आप बताओ E1 कराओगे SN1 कराओगे, तो आपने डिसाइड कर दिया कौन सा अल्काइल पाई देगा, लेकिन उसमें बताओ E1 SN1 कौन फास्ट है। तो आप मुझे बताओ जब E1 में सेकंड स्टेप है ना, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है, मैं लिख देता हूं यहां पर इसी में फर्स्ट स्टेप
इज सेम, दोनों कॉलम में लिखना, इन बोथ E1 एंड SN1 रिएक्शन, है ना। उसका मतलब डिसाइड कौन सा फैक्टर स्टेप करेगा, सो कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा, सेकंड स्टेप। सो इन सेकंड स्टेप मुझे बताओ, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बीटा कार्बन साइड से निकल जाता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन अटैक बनता है उसी पर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। मतलब मैं यहाँ बना देता हूँ, ये रहा कार्बन अटैक, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, CH2H, ये H निकलने के लिए तैयार होगा। यहाँ पर क्या होगा, CH3, ये रहा कार्बोकेटायन, ये रहा CH3, ये रहा CH3। बताओ इस पर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कि नहीं होगा, एक बार फ्रंट से एक बार बैक से, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेस एक हाइड्रोजन को निकाल रहा होगा, बेस एक हाइड्रोजन को निकाल रहा होगा। तो दोनों की सेकंड स्टेप देख लो, दोनों के ऊपर के पहला स्टेप, दोनों उसी में पहले स्टेप में दोनों में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। बताओ साक्षी आकांक्षी मेरी बात क्लियर है। अब मुझे आप बताएं, यहाँ बेस को निकालना है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तो आप मुझे बताएं, 3 डिग्री एक का टेबल दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, दो चांस होते हैं, एक बार फ्रंट से एक बार बैक से। अच्छा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन क्या है, sp2 क्या है, ट्राइगोनल पेयर है। और एंगल कितना होता है बताओ, ये 120 डिग्री। यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, sp2, स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, अरे भैया थोड़ी बहुत तो हिंड्रेंस लगेगी 3 से, तो अगर इन दोनों की बात सोचो तो बेस को H को निकालना है, H है किनारे पर, और न्यूक्लियोफाइल को बिल्कुल बीच में जाना है, जो कि 3 मिथाइल से घिरा हुआ है। तो अगर मैं 3 डिग्री एल्काइल लाइट दे दूं और सारी रिएक्शन सेम हो, सॉल्वेंट भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, टेंपरेचर नहीं दिया हो, और पूछना होगा E1 रिएक्शन करो, SN1 को E1 करना है। क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ेगी, जैसे स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन E1 फेवर करेगी, क्योंकि E1 में बेस को किनारे से निकालना होता है और न्यूक्लियोफाइल को बीच में अटैक करना होता है, गलेगी हाइड्रोजन पेयर को। लेकिन जब फ्रंट और बैक से आएगा थोड़ी बहुत तो क्राउडिंग रिपल्शन देगा। तो यानी कि जब 3 डिग्री हो, 3 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, 1 डिग्री बात नहीं करी मैंने, 1 डिग्री हो तो फेवर फिर SN1 होगी, क्योंकि 1 डिग्री में आप पूरी क्राउडिंग खत्म हो जाएगी। और भी तो फैक्टर होंगे ना, टेंपरेचर भी होगा, ये तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, सारे फैक्टर सेम हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करोगे। तो इन 3 डिग्री तो मैं लिख देता हूं एस स्ट्रक्चर डिग्री इंक्रीजेस, तो चांसेस ऑफ E1 रिएक्शन इंक्रीज। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी तो किस रिएक्शन के चांस बढ़ेंगे, E1 रिएक्शन की चांस बढ़ेगी। 3 डिग्री पर कौन सी ज्यादा फेवर होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा फेवर होगी। एक तो रीजन हो गया ये E1 रिएक्शन कराने का, एक रीजन हो गया E1 रिएक्शन कराने का, एक रीजन तो ये हो गया कि भैया ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ थोड़ी बहुत तो स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी नहीं लगेगी, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग E1 रिएक्शन इज फेवर। आप लोगों को समझ नहीं आया, कोई एक रीजन हो तो कि 3 डिग्री में 3 डिग्री एल्काइल में E1 रिएक्शन क्यों होगी। तो सिंपल सा रीजन है, जब इसका प्रोडक्ट बनाओगे लास्ट तो बताओ एल्कीन बनेगी, ये बना दे, बताओ ये सार्थक। और इसका जब प्रोडक्ट बनाओगे तो बताओ क्या बनेगी, CH3 CH3 न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और CH3। अब बताओ इसका हाइड्रोजन क्या है, sp3। बॉन्ड एंगल बताओ कितना है, 109.5 डिग्री। इसका हाइड्रोजन बताओ, अभी भी sp2। बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल में एंगल स्ट्रेट में कुछ कोई बदलाव नहीं, बदलाव हो कोई, 120 से 120 से कहां पहुंच गया, 109। बॉन्ड पास पास आ गए, तो कोई चीज 120 पर खुली खुली थी, आपने उसको जबरदस्ती 109 पे कर दिया, तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ी नहीं बढ़ी। तो बताओ कौन सी फेवर होनी चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड एंगल स्ट्रेन बिल्कुल ही बदल रही है, तो प्रोडक्ट ये चाहेगा 3 डिग्री है, घिरा हुआ है, तो चाहेगा खुला खुल रहा हूं, और खुले खुले में उसको रिएक्शन फेवर करेगा एलिमिनेशन को। अगर वो सब्स्टिट्यूशन कराएगा तो एंगल घटेंगे, ग्रुप पास आएंगे तो क्राउडिंग बढ़ेगी, तो ये खुद नहीं चाहेगा
कि इसकी ग्रुप मास है क्राउडिंग बढ़े, रिपल्शन बढ़े, तो कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? तो स्ट्रक्चर की सबस्ट्रेट पे इस तरीके से डिपेंड करता है। तो बताओ पहली चीज क्या बताई मैंने, अगर फ्लूइडिटी अल्काइल है तो सारी कंडीशंस देखो तो कौन सी रिएक्शन फेवर कराएंगे? इवन रिएक्शन। पहला रीजन ये है इवन रिएक्शन का, पहला रीजन ये होता है कि भाई जब पहला स्टेप दोनों का सेम है, जब सेकंड स्टेप कराएंगे तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल प्रोटीन को स्टेरिक क्राउडिंग लगाएगा जिसकी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होगी। इसी का दूसरा रीजन ये होता है कि जो इंटरमीडिएट है उसमें जो बॉन्ड एंगल 120 है, चाहे वो इवन रिएक्शन हो चाहे वो एसिड रिएक्शन हो, जब इवन का प्रोडक्ट बनेगा तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी एंगल 120, तो इस बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो एंगल पहले था वही अभी है, एंगल स्ट्रेन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो एंगल 120 से 109 हो गया, ग्रुप पास पास आएगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, रिएक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट नहीं जाएगा तो उसकी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, तो कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? इवन रिएक्शन। बताइए साक्षी एंड आकांक्षी, तो ये होगी सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, से नोट करो अच्छी तरीके से। फिर मैं दूसरा रीजन नंबर 2, बेस बता दोस्तों। सेकंड नंबर देखो रिएजेंट, सेकंड रिएजेंट भाई इवन रिएक्शन में तो वो रिएजेंट क्या बन जाता है? बेस, और एसिड रिएक्शन में वो रिएक्शन क्या बन जाती है? वही रिएजेंट क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफाइल, है ना? तो अगर अच्छा इवन कंसंट्रेशन को कभी रखेंगे क्योंकि पहले स्टेप में बेस जो है वो इन्वॉल्व भी नहीं है ना, तो रिएक्शन की अगर पोलैरिटी बढ़ेगी, मतलब रिएक्शन की अगर ज्यादा पोलैरिटी बढ़ेगी, रिएक्शन की अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो जो SN1 रिएक्शन है वो ज्यादा फेवर होगी। मतलब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ E1 रिएक्शन और मैं यहाँ लिख सकता हूँ SN1 रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन फेवर कराएंगे? SN1। हालांकि दोनों में सोल्वेंट कैसे होने चाहिए? PPS, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। यहाँ भी कैसा होना चाहिए? PPS, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। लेकिन अगर आप सोल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा रहे हो, सोल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन कौन सी होगी? SN1 रिएक्शन आप फेवर कराएंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी इसमें कुछ माइनर सा था, इसमें ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं आपको। यहाँ भी PPS, यहाँ भी PPS, यहाँ भी कंसंट्रेशन दो, यहाँ भी कंसंट्रेशन दो, लेकिन फिर भी बात अगर कराने की आती है कौन सी रिएक्शन कराएं तो आप SN1 रिएक्शन कराना, जब समझ नहीं आए तो SN1 कराना। नेक्स्ट लिविंग ग्रुप, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लिविंग ग्रुप का, लिविंग ग्रुप को तो ज्यादा फर्क होगा नहीं है। अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं तो इसमें भी लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? वुड लिविंग ग्रुप। इसमें भी कैसा होना चाहिए? वुड लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप को इतना ज्यादा डिसाइड नहीं कर पाएगा कि रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, क्योंकि लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में दोनों में बाहर निकल जाए, पहला स्टेप स्लो है, दोनों में बाहर हो गया, अब उसका काम खत्म, तो कुछ ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा जो हमारा लिविंग ग्रुप। रीजेंट तो बताई दिया मैंने, ठीक है। सोलवेंट रीजेंट हो गया, सोलवेंट का देखो थर्ड फोर्थ सोलवेंट, सोलवेंट दोनों में क्या होगा? यहाँ PPS, यहाँ भी क्या होगा? PPS। ये बात किस होगी? पोलर प्रोटिक्स, है ना? तो अगर सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ रही है, ये बात मैंने ऊपर भी बताई है, तो कौन सी रिएक्शन फेवर कराएंगे? SN1 कराएंगे ना। उसका रीजन ये होता है कि जब ट्रांजिशन स्टेट आती है, पहली ट्रांजिशन स्टेट,
पहली तो दोनों की सेम ही है, तो जो दूसरी है वो देखो, दूसरी में क्या है, यहाँ CH2 H निकल रहा है, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, बोलो बेस, इसको बेस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो बेस H को निकालता है ना, H पे कौन सा चार्ज किया था, पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे कौन सा होता है, पार्शियल नेगेटिव, ये बॉन्ड बन रहा होता है, तो फिर कार्बन पे कौन सा हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव, है ना। जबकि SN1 का दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप देखो, ये पार्शियल पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड बन रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल में पार्शियल नेगेटिव, ज्यादा चार्ज कहाँ फैला हुआ है, फैला हुआ है E1 में ज्यादा फैला हुआ है चार्ज, है ना। E1 में जो ट्रांजिशन स्टेटस सेकंड स्टेप की, वहां चार्ज ज्यादा फैला हुआ है, यहाँ चार्ज कम फैला है ना। तो हम चार्ज, अच्छा जैसे ही H निकलेगा तुरंत एल्कीन बन जाएगी, जैसे ही जुड़ेगा तुरंत क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, है ना। तो जो पोलर सोल्ट, जो जितना पोलर सोल्वेंट होगा, जो ज्यादा पोलर सोल्वेंट होगा, तो ज्यादा पोलर सोल्वेंट क्या करता है, दो अपोजिट पोल को अच्छे से पोलराइज करता है। यहाँ पर क्या है, ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इतने सारे पोल बने हुए हैं, ये इतने अच्छे से सोल्वेंट, ज्यादा पोलर सोल्वेंट क्या करेगा, इनको इतना अच्छे से पोलराइज नहीं कर पाएगा, सिर्फ जो एक का पेयर है प्लस और माइनस, इसको बहुत अच्छे से पोलराइज करेगा। यहाँ पर यहाँ भी प्लस माइनस जनरेट हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस जनरेट हो गया, तो जितना ज्यादा पोलर होगा उतनी SN1 की ट्रांजिशन स्टेट अच्छी स्टेबल बनेगी, अच्छी तरीके से स्टेबल होगी, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन फेवर कराएंगे, SN1 रिएक्शन। एक लाइन लिख लो इसमें, जो मैं बोल रहा हूँ इसमें लिखो, जरा यहाँ से लिखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखो, ये बात जो मैंने बोली है तो समझ में आ जाएगा। The extent of elimination increases. The extent of elimination increases by decrease in solvent polarity. The extent of elimination increases by decrease in solvent polarity, and this is because the charge is more dispersed, and this is because the charge is more dispersed in transition state. Charge is more dispersed in transition state, leading to elimination then in the transition state leading to substitution. लास्ट फैक्टर बताया है, अच्छा है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर तो आप सब बच्चे जानता है। बताओ अगर पहली कॉलम E1 रिएक्शन की है तो बताओ E1 रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होगी, हाई टेम्परेचर, SN1 किस पे होगी, लो टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हाई है आप रिएक्शन करें, अगर लो है कितना हाई है कितना लो है, सिर्फ टेम्परेचर का सिंबल भी बना दिया ना तो भी आपको E1 रिएक्शन करना है। टेम्परेचर डिस्टिंग्विश करता है, बाकी सब तो थोड़ा मेन फैक्टर टेम्परेचर इन दोनों को मेन फैक्टर ज्यादा क्लियरिटी दिखाता है, ज्यादा क्लियरिटी टेम्परेचर करता है, इसलिए इवन रिएक्शन को हमेशा ट्रायंगल का निशान बना के देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो भी अलग कराएगा। हाँ तो ये हमारी बहुत सी रिएक्शन हो गई, तो कुछ क्वेश्चन देखने की ख्वाहिश, कुछ क्वेश्चन होंगे तो है।
इवन्स की भी चलेगी हमारी। तो यहाँ मैंने लगा दिया h प्लस और फिर प्राइमरी का समझ लिया 8। समझ गए हम? समझ गए नहीं समझ गए? यस। h प्लस कहाँ जाएगा समझ गए? स्पेल करके लाना है ना, ठीक ठीक से क्वेश्चन ले h प्लस 18 कहाँ पे समझ गए? यस। इवन आपको उसमें कराया होगा डिवाइडेशन ऑफ एल्कोहल इवन रिएक्शन, चलो इतने कर लेना बस। इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर इवन सी रिएक्शन शुरू करेंगे, ठीक है भाई? तो E1 E2 SN SN2 लगभग हमारी खत्म हो गई, अब इसे शुरू करेंगे। हाँ मेन चैप्टर पहले ऑर्गेनिक की करो आप, जितना पढ़ा पहले वो रिवाइज करो जितना पढ़ा, ठीक है? और कोशिश करना सब इंसाइट करने की, कुछ बाहर मत करना, जैसे जेई में इंसाइट के सारे क्वेश्चन कर लो, उसमें थ्योरी फटाफट रिवाइज कर देना चाहिए। जैसे 11th में पढ़े गए सारे या तो ऑर्गेनिक का मतलब पढ़ा आ रहा है, तो एक बार जल्दी से रीड करके रिवाइज कर लो। हाँ, पतली यूनिट से भी हो गई है ना?